Good morning, students. In previous video, we were discussing the topic tenses, and we were discussed the present perfect tense. Now we are going to discuss प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजेज की यूज कहाँ पे होता है, यूजेज पे हम आए हुए थे। टेंस टॉपिक हम जो है वो कर रहे थे फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास। तो इसके यूज जो है अब हम करेंगे कौन से टेंस के? परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो यूज होते हैं उसको हम जो है, तो पहला तो हमारे पास जो है वो यही है कि टू एक्सप्रेस ए कंप्लीटेड एक्शन। एक कार्य जो पूर्ण हो चुका है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, कि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उसको पूर्ण कर लिया है। तो पूर्ण कर चुका हूं, इसकी पहचान क्या होती है? चुके हैं, चुका है, चुकी है। ठीक है, ये हिंदी में इसकी पहचान होती है। तो मैं अपना जो परियोजना कार्य है उसको पूर्ण कर चुका हूं, एक ऐसे एक्शन के लिए जो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। ठीक है, इसमें हमें कई बार जो है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी, नाउ, येट, इस तरह के जो वर्ड हैं वो मिलते हैं। इसके यूजेस का जो है ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूं। तो उसके बाद है एक ऐसे एक्शन के लिए टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ पास्ट, बट एक्शन तो पास्ट का है लेकिन वो एक एन इनडेफिनिट टाइम का है। इनडेफिनिट टाइम का एक एक्शन है जिसको हम मेंशन नहीं करना चाहते, उस समय को मेंशन नहीं करना चाहते। ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव विजिटेड दी ताज। ठीक है, कि मैं जो ताजमहल है उसकी विजिट जो है वो कर चुका हूं। तो मतलब पास्ट में हुआ एक्शन तो, लेकिन एक एन इंडेफिनिट टाइम पे हुआ है, एक अनिश्चित समय पर हुआ है जिसको हम मेंशन नहीं करना चाहते। तो ऐसे एक्शन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो ये इसके यूजेस थे। अब नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। आगे जो है हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है इसको हम असर्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, संरचना, वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, साथ में बीन लग जाएगा इसमें। उसके बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी है, कोई ये जरूरी नहीं है इसमें। और सिंस या फॉर के बाद में जो है पॉइंट ऑफ टाइम जो है आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा हमारे पास। जैसे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज हैव में से एक, हैज जो है वो सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, और आई के लिए भी हैव, प्लस में बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, कोई डेफिनेट नहीं है, प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर में से एक जो है वो आएगा, प्लस उसमें पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। अब सिंस कहाँ पे लगता है, सिंस जो है वो कहाँ पे लगता है और फोर कहाँ पे लगता है, ये देख लें थोड़ा सा। सिंस जो है वो लगता है काउंटेबल टाइम के लिए, काउंटेबल टाइम के लिए। काउंटेबल टाइम मतलब जिसको गिना जा सके या फिर जिसको गिनना पड़े, जिसको गिनना पड़े, ठीक है, ऐसे समय के लिए सिंस लगता है। और जो कि ऑलरेडी काउंटेड टाइम है, ऑलरेडी काउंटेड टाइम है, उसके लिए हम जो पहले से ही गिन के दे रखा है हमें, ठीक है, उसको हमें गिनना नहीं पड़ेगा, तो वहां पे लगता है फिर फोर। ये ध्यान रहेगा कि सिंस जो है काउंटेबल टाइम के लिए जिसको गिनना पड़े या गिना जा सके, और जो फोर है वो ऑलरेडी काउंटेड टाइम के लिए जिसको गिन के दे रखा है पहले ही, तो ऐसे समय के लिए फोर जो है प्रयोग होगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस मार्च 2020, ठीक है। अब देखो सिंस जो है वो ऐसे समय के लिए दिया गया है, इसके साथ में ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको हमें काउंट करना पड़ेगा, मतलब कि जिस समय स्पीकर जो है वो किसी वाक्य को बोल रहा है उस समय से लेकर और जो समय दिया गया है उसको हमें काउंट करना पड़ेगा, तो ऐसा समय जो है सिंस के साथ में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता फोर, तो फिर यहाँ पे आ जाता फोर 5 months, ठीक है, वीक्स, डेज, इस तरीके से, या ईयर्स, तो इस तरीके से आ जाता, उसके आगे संख्या आ जाती पहले ही, मतलब कि वो काउंट करके हमें दे दिया जाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, प्लस सिंस या फोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ये रहेगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें नोट लगाना है। मेन हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में जो हैज हैव लगा हुआ है वो मेन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नोट लग जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी, सिंस या फोर में से एक प्लस में पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस मार्च 2020 और फॉर 5 months। तो इस तरीके से फिर ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव होता है। वो बदलाव क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलाव क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी आगे आ जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाता है।
और जो बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने जो फोकस है वो रखना है, मेन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उस पर फोकस रखना है। तो हैज या हैव में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर जैसे हैव यू बीन स्टडिंग देयर सिंस 1994 कि 1994 से आप यहाँ पे, क्या आप 1994 से यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है। अब इसमें अगर हम नेगेटिव जोड़ दें तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव, ये अभी तक इंटरोगेटिव है। और अगर हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो वहां पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बस जस्ट क्या आ जाएगा, हैज हैव तो ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, उसके बाद में नोट लग जाएगा, प्लस में बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी, सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सेंटेंस बन जाएगा फिर हमारा हैव यू नॉट बीन स्टडिंग देयर सिंस 1994। तो इस तरीके से। और इसकी पहचान क्या होती है, रह चुके हैं, रह चुके, रह चुकी हैं, रह चुके हैं, रह चुका है। ठीक है, ये पहचान होती है हिंदी में इसकी। और उसके बाद हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज पे चलते हैं। यूज जो है कहाँ पे किया जाता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which was begun in past but still in continuity। ऐसे एक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं कि एक ऐसा कार्य है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था परंतु वो अभी भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, ऐसे एक्शन के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग। जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था, मॉर्निंग जो है पास्ट हो चुका है, मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था काम लेकिन अभी भी स्टिल कंटिन्यूटी में है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से और बोलने के समय को जो है हमें काउंट करना पड़ेगा, इसलिए सिंस आया हुआ है। तो ऐसे एक्शन के लिए जो है हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस का प्रयोग जो है करना पड़ेगा। उसके बाद टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज फिनिश्ड, जो पूरा हो चुका है, विच इज फिनिश्ड जो कि पूरा हो चुका है, बट इट्स रिजल्ट और इफेक्ट its result and effects is still continue। तो express an action which is finished जो कि पूरा हो चुका है, but its result और effect, लेकिन उसका जो result है या effect है, जो उसका परिणाम है या प्रभाव है, वो अभी भी बना हुआ है। जैसे कि
आई एम टायर्ड, कि मैं थक गया हूं। बिकॉज आई हैव बीन वाटरिंग दी प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से जो है पानी दे रहा था पौधों को, इसलिए थक चुका हूं। अब ये जो थकने का कार्य है ये अभी भी बना हुआ है, उसका जो इफेक्ट है या फिर रिजल्ट है वो बना हुआ है। उसको हम ऐसे सेंटेंस के लिए, ऐसे एक्शन के लिए प्रयोग जो है करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम प्रेजेंट, तो हमारा कंप्लीट हो गया। पास्ट टेंस पे चलते हैं, और पास्ट टेंस का पहला पार्ट कौन सा आता है? पास्ट टेंस का पहला पार्ट आता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, या फिर सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल, क्या कह सकते हैं? पास्ट सिंपल। अब इसका जो सिंपल सेंटेंस है या असर्टिव भी कह सकते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि आई रोट ए बुक, ठीक है, मैंने एक किताब लिखी। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर हम नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्या आ जाता है? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है यहाँ पे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अब डू की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड, और डिड हमने पहले ही लगा ली तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यहाँ पे लगा दी तो हमें आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, जब हमने हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आई डिडंट या डिड नॉट राइट ए बुक, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये बन जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है, जो हमारे पास डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये बन जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डिड हमें आई के साथ लगाना है, ये सभी के साथ ही डिड ही लगेगा इसमें। तो डिड यू राइट ए बुक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव और अगर नेगेटिव हो तो वहां पे आपको क्या करना होता है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डिड यू नोट राइट ए बुक, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। तो ये हमारे स्ट्रक्चर जो है